हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वरुण सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि के बारे में। इसमें से हर एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इस साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि एक तरंग की श्रृंखला है। तरंग 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक और अयांत्रिक, ठीक है। तरंग 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग वे तरंग होते हैं जिसमें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिनके लिए माध्यम बहुत ही जरूरी होता है वे यांत्रिक तरंग कहलाते हैं। जैसे ध्वनि तरंग, इनके लिए माध्यम आवश्यक है, तभी वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, ठीक है। अयांत्रिक तरंग क्या होते हैं? ऐसे तरंग जिन्हें चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं? ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा में ही दोलन करते हैं, तरंग की ही दिशा में दोलन करते हैं। उन्हें, जैसे तरंग है, ये तरंग है तो इसी दिशा में दोलन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य। क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अनुप्रस्थ। दूसरा क्या होता है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। तरंग की दिशा के, ये दिशा हो गई, उसकी लंबवत चाहे इधर जाएंगे या इधर आएंगे। अप डाउन मूवमेंट होता है, उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे किसी द्रव की सतह पर जो तरंग उत्पन्न होती है, किसी द्रव की सतह पर, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला क्या? पहला अवश्रव्य तरंग है। अवश्रव्य तरंग क्या होती हैं? ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। 20 हर्ट्ज से क्या होंगी? कम होंगी। ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति जो होगी 20 हर्ट्ज से कम होगी, अवश्रव्य तरंग कहलाती हैं, ठीक है। मानव के जो कान होते हैं, इनके लिए संवेदनशील नहीं होते हैं। मानव के कान इन तरंगों को सुन नहीं सकते हैं। इनका निर्माण जो होता है, कब होता है? जैसे भूकंप आ गया, भूकंप, ज्वालामुखी की जो घटनाएं होती हैं, उनके द्वारा
अवश्रव्य तरंग है, इंफ्रासोनिक वेव्स का निर्माण होता है। हाथी तथा व्हेल संचार के इन तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरा है श्रव्य तरंग है। दूसरा क्या है? श्रव्य तरंग है। श्रव्य तरंग क्या होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, उनको क्या कहते हैं? श्रव्य, ऑडिबल तरंग कहते हैं। इन तरंगों को मानव के जो कान होते हैं संवेदनशील होते हैं, इन तरंगों को मानव सुन सकता है। क्या सुन सकता है? नेक्स्ट क्या है? पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। कुत्ता, कुछ जानवर जो होते हैं जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया आदि इसे सुन सकते हैं। ठीक है, आदि इन्हें सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का जो उपयोग होता है वह किन किन क्षेत्रों में होता है? पहला हो गया संकेत भेजने में। पहला क्या हो गया? संकेत भेजने में। दूसरा समुद्र की गहराई का पता लगाने में। समुद्र की गहराई का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। कीमती कपड़ों, वायुयान, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में। ठीक है, कल कारखानों की जो चिमनियाँ होती हैं उनमें जो कालिख जम जाता है उनको हटाने के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। ठीक है, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क का जो ट्यूमर है उसका पता लगाने में पराश्रव्य तरंग का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल जो होती है भिन्न भिन्न होती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी तथा ध्वनि घनत्व, डेंसिटी पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रत्यास्थता और घनत्व, इन दो चीज़ों पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। ठीक है, सबसे अधिक किस में होती है? सॉलिड में, फिर किस में होती है? लिक्विड में, फिर किस में होती है? गैस में। ये क्रम चलता है। ठीक है, वायु में ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि की जो चाल होती है और तरंग दैर्ध्य भी और लैम्डा ये क्या होते हैं? बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति सेम रहती है। चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाएंगे और आवृत्ति सेम रहेगी। जब ध्वनि की
ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आवृत्ति नियत होती है, बाकी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं: प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता क्या है? प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है। प्रबलता क्या है? ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। कोई ध्वनि बहुत तेज सुनाई देती है, कोई ध्वनि बहुत कम सुनाई देती है, तो यह किस पर डिपेंड करती है? प्रबलता, लाउडनेस। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक जो होगा क्या होगा? फोन। प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में जो संबंध होता है, प्रबलता लाउडनेस समानुपाते लॉग आई। आई क्या है? ध्वनि की तीव्रता है। आई क्या है? ध्वनि की तीव्रता। तारत्व क्या होता है? तारत्व क्या होता है? तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं। ठीक है, पुरुषों के जो तारत्व होगा वह अधिक होता है, लेडीजों में जो तारत्व होगा वह कम होगा। आवृत्ति कम होने पर तारत्व क्या होगा? आवृत्ति कम होगा तो तारत्व कम होगा और ध्वनि मोटी हो जाएगी। और ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है। ध्वनि की जब आवृत्ति बढ़ेगी, ध्वनि की जब आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व जो होगा, तारत्व क्या है? तारत्व भी अधिक होगा और आवाज़ क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। और आवृत्ति जब कम होगी तो तारत्व भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तारत्व कम हो जाएगा तो आवाज़ क्या होगा? आवाज़ मोटा हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी, गुणता। गुणता क्या है? ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर, ठीक है, क्वालिटी ओवरटोन कहते हैं। प्रबलता तथा तारत्व समान होने पर अंतर प्रतीत होता है। प्रतिध्वनि, इको। प्रतिध्वनि क्या है? इको। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ टावर से टकराकर वापस आती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तित जो ध्वनि होती है उसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच का जो न्यूनतम दूरी है वह 17 मीटर होना चाहिए, लगभग 16.6 मीटर। ठीक है, कान पर ध्वनि का जो प्रभाव होगा 1/10 सेकेंड होता है। 1/10 ध्वनि का प्रभाव मतलब कोई भी ध्वनि आती है, कान सुनता है, मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क 1/10 सेकेंड तक उस ध्वनि के लिए संवेदनशील होती है। ठीक है, 1/10 सेकेंड तक। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। रात में जो आवाज़ होगी बहुत दूर तक, ठीक है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक ट्रेन क्रॉस करेगी तो उसकी ध्वनि 2 किलोमीटर दूर तक लगभग
अनुमानित लगभग 2-3 किलोमीटर तक उसको सुनाई देगा। क्यों? रात में। और दिन में वही आवाज़ मुश्किल से 300-400 मीटर तक सुनाई देती है। किसके कारण? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ठीक है। मैक संख्या। मैक संख्या क्या होती है? मैक संख्या क्या होती है? किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। जैसे वायु में ध्वनि की गति को ही एक मैक नंबर कहा जाता है। वायु में जो ध्वनि की गति है एक मैक नंबर कहा जाता है। अर्थात एक मैक जो नंबर होगा वह 332 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। एक मैक नंबर बराबर 332 मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी वायुयान की गति एक मैक से अधिक होगी, कोई वायुयान है उसकी गति एक मैक से अधिक है, तो उसे हम सुपरसोनिक वायुयान, सुपरसोनिक एरोप्लेन कहते हैं। लेकिन यदि 5 मैक से अधिक होगी तो हाइपरसोनिक उसे कहेंगे। एक मैक से अधिक होगी तो सुपरसोनिक। एक मैक से अधिक होगी तो वो सुपरसोनिक। 5 मैक से अधिक होगी तो हाइपरसोनिक। ठीक है। सुपरसोनिक जो लड़ाकू विमानों में वायुयान जो होगी, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जो होंगे वह रिहायशी जो जहाँ रहने वाले लोग हैं उन क्षेत्र से दूर उड़ाए जाते हैं। क्योंकि इन वायुयानों की जो प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन तरंगें? शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो आसपास के खिड़कियों, जो अगर कांच पे लगे हों, खिड़कियों में कांच लगे हों तो क्या होंगे? टूट जाएंगे। वह बिजली का चमकना और बादल का चमकना एक साथ होता है। आकाश में जब बिजली चमकती है एक साथ होता है, लेकिन बिजली पहले चमकती हुई दिखती है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होगी ध्वनि की चाल से क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और आवाज़ बाद में सुनाई देता है। ठोसों में ध्वनि की जो गति सबसे अधिक होगी, जबकि गैसों में न्यूनतम होगी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो यदि तापमान 5 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 0.62 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 0.62 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 0.62 कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी 10, 4 25 30,
31 लगभग 3.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 330 मीटर है, तो 330 में 3.10 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लगभग 333 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 0.62 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो 127 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होगी। कैसे होगी, क्या होगी? एक रिलेशन है चाल और टेम्परेचर तापमान में V1/V2 बराबर √T1/T2, ये रिलेशन है। ठीक है, इसी रिलेशन में हम रखेंगे। तो V1 क्या है? ध्वनि की चाल V1 330/V2 क्या है? V2 पूछ रहा है √T1। T1 क्या है? 27, लेकिन 27 हम नहीं लिखेंगे, इसमें हम हमेशा केल्विन में लिखते हैं। टेम्परेचर को 273 में 27 ऐड कर देंगे, 300 होगा। तो यहाँ लिखेंगे T1 बराबर 300/T2 बराबर 400। उसमें भी 127 जोड़ेंगे, 127 जोड़ेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, तीन सौ तीस 330/V2 हो जाएगा, और √0 से 0 कट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 330 बराबर V2 बराबर √3 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो √3V2 बराबर 3 गुणा कर देंगे तो 660। तो V2 बराबर 660/√3, या √3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो 660√3/3, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220/3 हो जाएगा आंसर। दो सौ 220/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ओके। किसी तापमान पर ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल का 2 गुना होगा। तो सलूशन क्या हो जाएगा इसका? T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बराबर हो जाएगा 273 केल्विन। V1 बराबर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। T2 पूछ रहा है, V2 हो जाएगा 330 × 2 660।
660 हो जाएगा। अब उसी फार्मूले में हम रख देंगे फिर से। V1/V2 बराबर √T1/T2, 1/2 बराबर √273/T2। तो इसको आगे सॉल्व हम करते हैं तो 1/4 हो जाएगा, ये करड़ी हटेगा, 273/T2। तो T2 बराबर हो जाएगा 1092 गुणा हो जाएगा 3 ये तो हो जाएगा केल्विन में। अब डिग्री सेल्सियस में आएगा तो इसमें -273 घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस में आंसर हो जाएगा। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, एक माध्यम है जल, दूसरा इस्पात, ठीक है, और तीसरा नाइट्रोजन। तो तीनों में ध्वनि की चाल का जो आरोही क्रम होगा वो क्या होगा? जल, इस्पात और नाइट्रोजन। तो पहले गैस सबसे कम होगा, नाइट्रोजन क्या है? गैस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस। तो थर्ड होगा, पहले थर्ड होगा, उसके बाद वाटर, फिर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा इसमें। दूसरा क्या है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होगा? वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। तो हम लोग पढ़े हैं अभी, सॉलिड में जो होगा ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो धातु में। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये भी वही है, सॉलिड, वाटर और गैस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, फिर वाटर में, सबसे कम एयर में, हवा में, ठीक है। नेक्स्ट, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, ठीक है, किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो जो होगा सॉलिड होगा उसी सॉलिड ही होगा, लोहा। ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? किस में आर पार नहीं जा सकती? पानी में, निर्वात में, लोहा में और वायु में। तो निर्वात में आर पार नहीं जा सकते, क्योंकि ध्वनि के लिए जो होगा, ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। तो निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं होगा, तो इस पार से उस पार जाने का कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चल सकती? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट, 16.5 मीटर। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा, चूँकि जो ध्वनि की जो वेग है वायु में ध्वनि का जो वेग होगा वह कितना है? 330 मीटर है। और प्रतिध्वनि सुनना है उनको, क्योंकि हम जानते हैं 1/10 होगा, 10वां भाग, 1/10 सेकंड तक ही कोई चीज़ हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 33। चूँकि प्रतिध्वनि सुनना है हमको, प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या होगा, तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 पचे 10, तो 16.5 मीटर हो जाएगा आंसर। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता नापने में, ध्वनि की तीव्रता नापने में, भूकंप का कांतिमान नापने में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ध्वनि की तीव्रता नापने में। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें जाता है? सोनोग्राफी में। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल उत्पन्न होती है? कितनी डेसिबल उत्पन्न होती है? 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 100 डेसिबल। तो क्या हो जाएगा? बात करने में जो होगा फुसफुसाहट लगभग 30 डेसिबल होगा। ठीक है, 30 डेसिबल फुसफुसाहट जो होगी, वह लगभग 15 से 20 डेसिबल होता है फुसफुसाहट। और साधारण बातचीत हम करते हैं तो 30 से 60 डेसिबल होता है। गुस्से में बात करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 70 से 80 डेसिबल। ट्रक मोटरसाइकिल की आवाज़ कितनी होती है? 90 से 95 डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा के लिए कितना डेसिबल होता है? 110 से 120 डेसिबल। और जेट विमान के लिए 140 से 150 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, कैसा रहा मेरा कंटेंट और बताइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।